Hello students, class 12, lesson 1, lecture 12, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो आप इस पे अच्छे से कंसंट्रेट करें। वैद्युत क्षेत्र से पहले एक बार वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए वैद्युत बल को अच्छे से समझना आवश्यक है, जो कि आप समझ चुके हैं। फिर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बनाने के लिए मान लीजिए कैपिटल चार्ज Q है, जिससे किसी डिस्टेंस r पे, वेक्टर r पे एक स्मॉल चार्ज Q है। ठीक, Q इसको, ये जो कैपिटल Q है, इसको स्टेबल मान लेते हैं। दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो चुंबक हैं, आपने एक को अपने हाथ में पकड़ लिया है तो वो नहीं हिलेगा। दूसरा वाला चुंबक कोई उसके पास से भी रखा जाता है, गिराया जाता है, तो या तो वो उसके पास आएगा या दूर जाएगा। मतलब पहले वाले को आपने किसी तरीके से स्टेबल, स्थायी कर लिया है। तो ये जो हमारा कैपिटल Q है वो स्टेबल है। तो जब ये स्टेबल हो गया तो मोशन किस में होगा? Q में। मतलब फोर्स का इफेक्ट किस पे होगा? Q पे। तो मान लीजिए ये F पे कितना फोर्स लग, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? मान लीजिए फोर्स लग रहा है F, क्योंकि फोर्स डिपेंड करेगा इस डिस्टेंस पे, इसीलिए Fr। ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या है? R कैप यूनिट। Fr की वैल्यू कितनी है? Fr की वैल्यू कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग, यदि मीडियम एयर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। ये वैल्यू है किसकी? फोर्स की। ठीक है, ये वो कंडीशन है जब स्मॉल Q चार्ज है। हम एक जनरल टर्म जनरेट करना चाहें कि जैसे मान लीजिए यहाँ Q है तो ये फोर्स है, 2Q हो तो फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 3Q हो तो भी फोर्स चेंज हो जाएगा। NQ हो, कोई कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे आपको मालूम करना हो कि मान लीजिए ये एक जो चॉक्स हैं, 20 चॉक है आपके पास, बेचना है या किसी को देना है, तो हम पूछ लेंगे कि एक चॉक की कीमत कितनी है। जैसे मान लीजिए पूरे 20 चॉक की कीमत 20 रुपए है और हमें एक एक करके बेचना है, तो हम एक की निकाल लेंगे तो एक की आ जाएगी 1 रुपए। तो ऐसे क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। या आप जानते हैं कि जब हमें यूनिट की कॉस्ट पता होती है, जैसे आप सब्जी खरीदने गए, आप ये थोड़ी पूछते हो कि 10 किलो का कितना रुपए है, कितने रुपए का है। आप किसका पूछते हो? 1 किलो का पूछते हो। फिर उसी के अकॉर्डिंग यदि आपको आधा किलो चाहिए तो हाफ कर दोगे, और 5 किलो चाहिए तो 1 किलो के कॉस्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमेशा यूनिट के बारे में जानना हमें, मतलब एकांक जानना हमारे लिए बेहतर होता है। उसी तरह ये तो फोर्स जो है वो Q चार्ज के लिए है, हम किसके लिए निकाल रहे हैं? यूनिट चार्ज के लिए। तो यूनिट चार्ज के लिए क्या करें? Q से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये Q तो यहाँ खत्म करना है। तो दोनों तरफ Q से यदि डिवाइड कर दें तो देखिए क्या होता है। यहां हो जाएगा Fr बाई Q, और यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। और हमने क्या किया? किससे डिवाइड किया? Q से। तो देखिए क्या बचता है, हमारे पास बचा Fr बाई Q। ठीक है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R। अब ये क्या बता रहा है? ये टर्म बता रहा है कि कैपिटल Q R डिस्टेंस पे रखे गए किसी चार्ज, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। फिर से ये F/Q, ये जो पूरा टर्म है वो बता रहा है कि कैपिटल Q R दूरी पर रखे किसी यूनिट एकांक आवेश पर कितना बल लगाएगा। इसी को हम लिख देते हैं किससे? इसी को हम लिखते हैं E से, और इसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो मतलब वैद्युत क्षेत्र को यहां से हम परिभाषित करें तो क्या किसी आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल उस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। दूसरे लिखने से पहले एक चीज और कि वैद्युत क्षेत्र है क्या। क्षेत्र का मतलब बड़ा अच्छा है, जैसे जहां पे प्रभाव हो वही क्षेत्र है। तो परिभाषा ऐसे देते हैं कि किसी आवेश के परितः वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे उसे प्रथम आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उसकी गणितीय परिभाषा और उसके फॉर्मूले के लिए ये पूरा कंसेप्ट। तो आप हेडिंग डाल लें वैद्युत क्षेत्र और लिखें कि लिखना प्रारंभ करें। वैद्युत आवेश के परितः वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करें, प्रथम आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। पूर्णविराम। नीचे लिखें, यह एक सदिश राशि होती है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करें, लिखें, ये चित्र बना लीजिए पहले, ठीक है। और चित्र बनाने के बाद लिखिए कि उपरोक्त चित्र में स्थिर आवेश Q अन्य बिंदु आवेश स्मॉल q पर स्थिर वैद्युत बल F आरोपित कर रहा है, जिसका मान आप ये फॉर्मूला लिखें, F R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये फॉर्मूला, ठीक है। नीचे लाइन में जहां R कैप दूरी सदिश R की दिशा में एकांक सदिश है। पूर्णविराम। नीचे लिखें, इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं, जैसे इसे नाम दे देते हैं O और इसे नाम दे देते हैं A। लिखिए, बिंदु A पर स्मॉल q की जगह एकांक आवेश होने की स्थिति में A पर कैपिटल Q द्वारा लगाया गया बल, ये फॉर्मूला
ये लाइन लिखता है पूरा लिखिए, और इसके बाद मैं सब मिटा देता हूँ। तो उसके बाद ये लिखें या एफ आर बाई क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ आर। नीचे लिखिए उपरोक्त राशि बिंदु A पर आवेश कैपिटल Q के कारण लगने वाले बिंदु A पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को निरूपित करती है। ठीक है, लिखिए पूर्ण विराम के बाद उपरोक्त सूत्र से यह भी स्पष्ट है कि बिंदु A पर किसी आवेश पर प्रथम आवेश कैपिटल Q क्या प्रभाव डालेगा। पूर्ण विराम। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार इसी प्रभाव को वैद्युत क्षेत्र से निरूपित कर सकते हैं। अतः आवेश कैपिटल Q के कारण बिंदु A पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E, ये भी दूरी के साथ बदलेगा तो ER इज इक्वल टू FR बटा Q। ठीक है, ये इसका, इसे हमने E से लिखा तो एक फॉर्मूला ये हुआ, और इसके बाद नीचे लाइन में दूसरा फॉर्मूला लिखना है। या ER is equal to 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q by R square in the direction of R। एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, सदिश राशि तो हम ये है, हम जानते हैं दिशा क्या होगी, जो बल की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये सामान्य बात है। कई परिस्थितियों में कुछ अलग कंडीशन भी होती हैं, जैसे यदि धनात्मक आवेश है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर होती है। क्यों? क्योंकि ये जो आवेश होता है इसे हम हमेशा एकांक मानते हैं, और वो भी क्या, एकांक धनावेश। तो ये तो प्लस है, यदि ये प्लस है ये भी प्लस है तो किधर धकेलेगा, बाहर की ओर। यदि ये माइनस है ये प्लस है तो किधर आएगा, अंदर की ओर। तो E की दिशा अलग अलग होती है, धनावेश के कंडीशन में बाहर की ओर और ऋणावेश के कंडीशन में अंदर की ओर। तो दिशा को हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसका मात्रक देख लें। E इज इक्वल टू F बाई Q, ऊपर किसका मात्रक है, बल का, और नीचे आवेश का। नीचे लिखिए वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तथा इसकी विमा ज्ञात कर लेते हैं। विमा ज्ञात करने के लिए E की विमा क्या होगी, न्यूटन है ऊपर, नीचे क्या है, कूलाम। न्यूटन का क्या होता है, mL/T-2, और कूलाम का क्या होगा, कूलाम का निकाल लेते हैं। Q बराबर होता है IT, I मतलब वैद्युत धारा और T मतलब समय। तो Q बराबर IT, I का होता है A, I को हम A से लिखते हैं और T को T से। ठीक है, तो C के लिए क्या लिख लिए, AT।
यल, देखिए टी पे माइनस, यहाँ +1 है, टी पे -2 पहले से है, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक, और ए ऊपर जाएगा तो +1 है, -1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, यम यल टी -3 ए -1, ये विमा हो गई किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं और क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। थैंक यू।